हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। और ये मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये टॉपिक एक्सप्लेन करके बताया था टाइप्स ऑफ एस्टिमेट जो आप देख रहे हैं। ठीक है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो है आपका, जो नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे लिख देते हैं। लेक्चर नंबर 3, ठीक है, ईसीवी का ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले कि जो ऊपर के टाइप्स ऑफ जो एस्टिमेट मैंने बताया उसमें जो पहला था उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उसमें पहला आप अगर देखेंगे तो वो था अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट था, ठीक है, जिसको और किस नाम से जानते हैं, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। ठीक है, ये इन नामों से इसको जानते हैं। ये टॉपिक को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जो होता है, ठीक है, ये एक एस्टिमेट का टाइप्स है। ठीक है, मतलब एस्टिमेट कैलकुलेट करने का एक टाइप है। ठीक है, समझ में आया। तो जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता है वो जस्ट फॉर, मतलब ये प्रिपेयर किया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। ठीक है, कोई सिमिलर वर्क है उसकी कॉस्टिंग फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब मैं डिफरेंट वर्क के लिए कौन कौन से अप्रॉक्सीमेट मेथड का यूज करके और कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। ठीक है, बाकी तो आप देख रहे हैं 7 टाइप्स के, ये 7 टाइप्स के तरीके से, 7 टाइप्स मतलब बताया है कि मतलब इन टाइप से आप मतलब एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो अप्रॉक्सीमेट है, जिसको प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बोला जाता है, इसमें मैं पॉइंट जो बता रहा हूँ वो चीज़ें देख सकते हैं कि डिफरेंट वर्क या स्ट्रक्चर के लिए किस किस तरीके से प्रिलिमिनरी एस्टिमेट प्रिपेयर हो सकते हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, हेडिंग नहीं डालेंगे, पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ लिख लीजिए मेरे साथ। द प्रीलिमिनरी एस्टिमेट may be prepared by various way for different work. 1 minute. Different work and structure। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट वे की मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो दिख रहा है, द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट मे बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस वे फॉर डिफरेंट वर्क एंड स्ट्रक्चर। तो उसमें पहला है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई बिल्डिंग का, जिसमें ए करके आप हेडिंग डाल लीजिए, जैसे मान लीजिए पहला फॉर बिल्डिंग के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हो, हम जितने टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं उन सभी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग्स है और उसके एस्टिमेट को कैलकुलेट करना है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के थ्रू, तो उसके भी कई सारे मेथड हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ मैं मेथड बता देता हूं कि इन मेथड का यूज करके हम एस्टिमेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग के लिए जो मेथड होते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे पहला होता है सर्विस यूनिट मेथड। सर्विस यूनिट मेथड, अभी नाम से भी याद रखिए। दूसरा जो अगर पॉइंट बताऊं मैं, प्लिंथ एरिया मेथड। थर्ड की अगर मैं बात बताऊं, फ्लोर एरिया मेथड। जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप मेरे साथ लिखते जाइए कि ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। ठीक है,
चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, चौथे पॉइंट का, तो कारपेट एरिया मेथड। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे जाओगे तो पूछ लेता है कि बिल्डिंग्स के लिए जो अप्रॉक्स में एस्टिमेट निकालते हैं तो कौन से मेथड यूज कर सकते थे। ये मेथड है जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके क्वांटिटी, उनकी एस्टिमेट निकालने के लिए, अगर बाय अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है तो इसके लिए ये मेथड है। ठीक है, आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। फिर उसके बाद से जो छठा है, छठे की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो है टिपिकल बे मेथड। और जो इसमें लास्ट वाला है, जो 7th नंबर पे है, उसका नाम है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज मेथड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी 7 है। बिल्डिंग के लिए ये 7 मेथड का यूज करके उनकी एस्टिमेट को फाइंड आउट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि रोड और हाईवे का अगर मान लीजिए कि एस्टिमेट निकालना हो, दूसरा वाला ये पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं बी करके। बी क्या है? फॉर रोड एंड हाईवे। फॉर रोड एंड हाईवेज की अगर मैं बात करूं, फॉर रोड एंड हाईवेज की अगर मैं बात करूं, तो ये जो रोड और हाईवे का एस्टिमेट निकाला जाता है वो किस बेसिस पे निकाला जाता है? पर किलोमीटर बेसिस पे ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है? पर किलोमीटर बेसिस के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब हम 1 किलोमीटर का एस्टिमेट निकाल लेते हैं, फिर जितने किलोमीटर आपको निकालने हो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और हमें बाकी सभी जितने किलोमीटर का हमें बनाना होता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, पर किलोमीटर के हम पहले निकाल लेते हैं। जैसे मैं बताऊं कि 1 किलोमीटर का रोड का हमने उसका किस टाइप का रोड है, उसका विड्थ कितना है, उसका थिकनेस कितना है। ठीक है, जो मेटलिंग यूज किया गया, जो मटेरियल यूज किया उसका थिकनेस कितना है, तो इसके बेस पर हम 1 किलोमीटर का एस्टिमेट कर लेते हैं। और मान लीजिए कि 10 किलोमीटर आपको बनाना है, तो 1 किलोमीटर का अगर आपने एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग फाइंड आउट कर लिया तो उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, मेरे साथ लिखते जाइए, पर किलोमीटर बेसिस डिपेंडिंग on nature of रोड का नेचर, उसका विड्थ एंड थिकनेस ऑफ मेटलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो आपके पास पॉइंट मिल जाते हैं उसके बेस पे हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का कॉस्ट इतना आ रहा है हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एस्टिमेट निकाल लिया और उसके बेस पे, हालांकि देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ अभी, बाकी निकाला कैसे जाएगा वो चीज़ें भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से 4th और 5th चैप्टर जो एस्टिमेटिंग डिटेल एस्टिमेट है ना, उस वाले चैप्टर में जो 4th यूनिट मैंने बताया था, उस 4th यूनिट में हम डिटेल में उसको सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करके निकालना है। मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो मेथड है जो फॉर रोड एंड हाईवे अप्रॉक्सीमेट निकालना है, तो उसके लिए कैसे निकालते हैं वो सिर्फ ये तरीका बता रहा हूँ, बाकी निकाला कैसे जाएगा वो चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जानते रहिए कि क्या करना होता है, कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये 1 किलोमीटर का आपने बना लिया। अब 4 किलोमीटर हाईवे अगर बनाए हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, फॉर 10 किलोमीटर, मान लीजिए 10 किलोमीटर का मुझे चाहिए, 10 किलोमीटर ऑफ
स्टेट हाईवे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना आ गया, इतना रुपीज 6 लाख है, ठीक है, 6 लाख रुपीज है, ठीक है, 6 लाख रुपीज पर किलोमीटर है, ठीक है, पर किलोमीटर का 6 लाख रुपीज है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे टोटल कॉस्ट इक्वल टू 10 इंटू 6 लाख कर लोगे, ठीक है। 6 लाख कर दिए तो कितना आ गया, 60 लाख आ गया, इतना रुपीज़ आपके पास आ गया। 60 लाख रुपीज़ मतलब टोटल कॉस्ट उसका हो जाएगा। 10 किलोमीटर हम अगर रोड का एस्टिमेट फाइंड आउट कर ले हैं तो 60 लाख पूरा खर्चा आएगा, ठीक है। तो लेकिन कैसे ये निकाला जाएगा वो सारा पहले तो एस्टिमेट करना आप सीखोगे, फिर उसके बेस पे आइटम रेट के बेस पे आप उसका कॉस्टिंग कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद ये पता चलेगा। अभी सिर्फ जानते रहिए कि तरीका होता है निकालने का। अभी ऐसा नहीं है कि आप 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर का ही पूरा एक बार एस्टिमेट निकालोगे, तो उस तरीके से तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर बाद में उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बना करके हम उसको पार्ट में कैलकुलेट करके और फिर बाद में होल का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये था आपका रोड का। अभी अप्रोक्सीमेट में तीसरा सी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो फॉर इरिगेशन कैनाल अगर बनाना है, फॉर इरिगेशन कैनाल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि इरिगेशन कैनाल बना रहे हैं, कैनाल मतलब नहर होता है, ठीक है, अगर बना रहे हैं तो वो भी किसके बेस पे होता है, वो भी बेस होता है किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर का आप एस्टिमेट फाइंड आउट कर लो, उसके बेस पे उस कैपेसिटी का चैनल भी जो चैनल बना रहे हैं उसकी कैपेसिटी के ऊपर ये 1 किलोमीटर का हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद से कर लेते हैं। जैसे 1 किलोमीटर का हमने फाइंड आउट किया और फिर उसके बाद से अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर तक आपने कैनाल्स बनाए हैं तो 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। सेम उसी की तरह है जो आपका ये रोड का है ना, उसी प्रकार से है, ठीक है। 1 किलोमीटर आपने कैनल बनाने का कितना कॉस्ट हुआ, अब वो किस प्रकार का आप चैनल बना ले उसके ऊपर डिपेंड करेगा, किस प्रकार का आपने कैनल्स बनाए हैं। कई बार कई जगह पर रेक्टेंगुलर बन जाता है, कई जगह पर ट्रेपेजियम जैसा शेप बन जाता है। ये सब चीज़ें तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब ब्रिज का जैसे निकालना है, सी के बाद डी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। डी क्या है, जैसे कि फॉर ब्रिज, मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ ना उसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख लो। फॉर ब्रिज की अगर मैं बात करूँ, ब्रिज कंस्ट्रक्शन होगा, अगर मान लीजिए ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो वो जो होता है ना रनिंग मीटर पे होता है। 1 मीटर का मतलब रनिंग मीटर मतलब बोल सकते हैं कि जो स्पान होता है, जितने मीटर का आप स्पान पर बना रहे हो ब्रिज को, चाहे वो रोड का हो, ठीक है, तो उसके आप उसका डेप्थ निकाल लो, उसके फाउंडेशन का, ये सब का 1 मीटर का कॉस्ट आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। और ऐसे रनिंग स्पान का मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि एक स्पान, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपका इस प्रकार का ये ब्रिज बना है, यहाँ पर आपका ये फाउंडेशन हो जाएगा, यहाँ पर आप फाउंडेशन बना लोगे, यहाँ पे फाउंडेशन हो गया, ठीक है, और ये ब्रिज बना है, ठीक है। तो ऐसे पाया यहाँ पर बना हुआ ये ब्रिज है, फिर बाद में एक पाया यहाँ पे बने, सबका स्पान सेम है, ये एल सबका सेम है, ठीक है। तो एक स्पान का आप कॉस्ट फाइंड आउट कर लो, इसका कॉस्ट आपने फाइंड आउट कर लिया एस्टिमेट के थ्रू। तो ये ऐसे कितने हैं, मान लो ये 1 था, 2, 3, 4 जितने भी होते हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपकी वैल्यू कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है। तो वो स्पान के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में। अगर सेम स्पान है तो मान लीजिए कि हमने कुछ सेम स्पान है, कुछ अलग डिफरेंट स्पान। स्पान का मतलब होता है कि इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को ही बोला जाता है स्पान, हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़े हैं, तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल रहा होगा कि इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए एक स्पान का, जैसे कि ये मान लीजिए ये 4 मीटर का स्पान है, और मान लीजिए ये 3 मीटर का स्पान है, फिर ये 4 मीटर का स्पान है। आप क्या करोगे, देखो
आपने क्या करना है, ये 1 मीटर इस स्पान का 1 मीटर का कॉस्ट कितना होता है, तो उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये पूरे स्पान का मिल गया। और उस तरीके से 1 मीटर का भी मुझे मिला हुआ है, तो यहाँ पे 3 मीटर का करना हो तो 1 मीटर का जो कॉस्ट मिला वो 3 में मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर ये 4 में मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये कॉस्ट सबके फाइंड आउट हो जाते हैं, आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं। तो ये जितने पॉइंट मैं समझा रहा हूँ ना वो चीज़ें लिखते जाओ, क्योंकि मैं हर चीज़ें लिख के यहाँ पे बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये चीज़ें आप लोग, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी चीज़ें आप लिखते जाओ, अपनी लैंग्वेज में लिखे रहोगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ई वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ई है जैसे वाटर सप्लाई या सीवरेज प्रोजेक्ट हो, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज प्रोजेक्ट अगर है तो उसको कैसे मतलब उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो कैलकुलेट होता है ना वो होता है पर हेड पॉपुलेशन, ठीक है, जो मतलब पॉपुलेशन कितना यूज करती है उस बेसिस पे। क्योंकि अब मैं वाटर सप्लाई के लिए अगर मैं बना रहा हूँ, पाइपलाइन में डालूंगा, ठीक है, तो ये कितने लोगों को, कितने पॉपुलेशन को ये मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, तो उस हिसाब से मुझे पाइपलाइन बनाना पड़ेगा। अभी कुछ लोग, कम लोग हैं तो कम पाइपलाइन में भी हो जाएगा, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं, आगे वो चीज़ें भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इसमें वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग में पढ़ ही रहे होगे कि डिमांड के कितने डिमांड होते हैं, तो उसके डिमांड के बेस पे कितना वाटर की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें तो वहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेते हैं पॉपुलेशन के बेस पे। लेकिन यहाँ पर जब भी ये आप पाइपलाइन की वर्क करेंगे, ठीक है, या सीवरेज के लिए जो बड़े बड़े पाइप को बनाते हैं वो जो चीज़ें करोगे, तो वो जो कॉस्ट होता है ना, ठीक है, वो किसके ऊपर होता है, पॉपुलेशन के बेस के ऊपर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 80,000 का आपका पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक पॉइंट बोलूं कि जैसे कि एक हेड पर हम 100 रुपीज़ कॉस्ट पड़ता है, ठीक है, मैं पाइपलाइन लगाने वाला हूँ या सप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है, तो वो जो रास्ता मैं बनाने वाला हूँ उनको वाटर सप्लाई करने के लिए या जो वेस्ट हो गए हैं उसको बाहर निकालने के लिए, तो जो मैं बनाने वाला हूँ तो वो समझ लेंगे हम, मतलब कि एक बंदा इतना वाटर को वेस्ट करेगा या इतना यूज करेगा, तो उसके बेस पे हम पाइपलाइन को बनाते हैं। मान लीजिए पर हेड 100 अगर बंदा हो, 80,000 हो और एक हेड का 100 रुपीज़ आता हो, तो उसके बेस पर हम पॉपुलेशन के बेस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और हमें मतलब उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाती है। और लास्ट वाला जो इसमें पॉइंट बताऊँ अप्रॉक्सीमेट का, वो ओवरहेड वाटर टैंक अगर बनाना हो, ओवरहेड वाटर टैंक, तो ओवरहेड वाटर टैंक अगर बनाओगे तो देखो ओवरहेड वाटर टैंक जो बनता है, आप देखे होगे ओवरहेड वाटर टैंक मतलब इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, और ऊपर की तरफ ये ऊपर की तरफ इस तरीके से बना होता है, ये ऊपर की तरफ इस तरीके से टैंक बना होता है, और यहाँ पे ये फाउंडेशंस इसके पियर्स बने होते हैं, और यहाँ पर ये टैंक है, ठीक है, ये टैंक, ठीक है, 1000 लीटर 5000 लीटर 1 लाख लीटर का पानी होता है। तो ये जो ओवरहेड टैंक बनता है वो उसके कैपेसिटी के बेस पे बनता है कि कितनी कैपेसिटी होगी, तो उसके बेस पर ये मतलब बनता है। अब इसका जब क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, इसकी क्वांटिटी, तो ये तो मान लीजिए एक बना है तो एक का क्वांटिटी ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन ये कैसे फाइंड आउट होगा वो आगे चीज़ें हम सीखेंगे कि टैंक अगर बना रहे ओवरहेड टैंक तो क्यों, कैसे, किस तरीके से हम उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ें आप आगे सीखोगे, ठीक है। अभी ये जो अप्रॉक्सीमेट जो हमने अभी तक बताया आपको कि ये जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जो है ये किस पर्पज के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, ये चीज़ें भी जान लेते हैं, इसका पर्पज क्या है, इसके पर्पज क्या है, वो चीज़ें भी तो आपको आइडिया होना चाहिए, पर्पज भी आपको पता होना चाहिए। तो हेडिंग डाल दीजिए पर्पज फॉर प्रिपेयरिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, किस लिए, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो एस्टिमेट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंपल सा मीनिंग समझिए कि जो मैं एस्टिमेट बना रहा हूँ इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिसके कारण मैं एस्टिमेट निकाल रहा हूँ, ठीक है।
और कब निकाला जाता है, ये प्रोजेक्ट बनने से पहले निकाला जाता है कि ताकि अभी वही रीजन मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है, हेडिंग आप डाल सकते हैं, पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है। तो किस किस पर्पज के लिए होता है वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताते जाता हूँ कि ताकि आपको 1 बाय 1 समझ में आ जाए। पहला नंबर होता है किस पर्पज के लिए ये एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट तैयार किया जाता है। तो पहला होता है प्रोजेक्ट को पहले सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए। तो वो लिख लेंगे मेरे साथ, प्रिलिमिनरी स्टडी मतलब पहले स्टडी करने के लिए, किसको, प्रोजेक्ट को, ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा अगर इसमें पॉइंट अगर मैं बताऊं तो प्रिलिमिनरी स्टडी की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट है उसको हम स्टडी कर पाएँ कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे कितना कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, अगर उसको कम किया जाए तो भी हो सकता है कि नहीं। तो मतलब उसको पहले जानने के लिए कि कहाँ पे कितना मतलब कॉस्ट निकल रहा है, तो सब चीज़ मतलब स्टडी करने के लिए। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, ठीक है। ये जो एस्टिमेट बनाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, ये क्या होता है वो चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। आप लिखते जाइए, मैं एक एक बार बताते जाता हूँ। जैसे कि मान लो कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे पब्लिक हो, तो उसको जो साइट प्लान है, उसका लेआउट प्लान है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। तो वो परमिशन कब देंगे, जब ये आप उनको प्रोजेक्ट दिखाओगे कि हमने ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये एस्टिमेट है, ये उसका प्लान है, ये उसका सेक्शन है, ठीक है। तो वो उसको देखेंगे, फिर बाद में वो पास करते हैं। ये सब चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है। फिर बाद में तीसरा पॉइंट है टू इन्वेस्टिगेट फिजिबिलिटी। अब ये क्या है, ये चीज़ें भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। ये जो होता है, ये इसके बारे में अगर मैं बताऊं कि ये जो एस्टिमेट होता है, ये आइडिया देता है कि एक्चुअली इसका प्रोबेबल एक्सपेंडिचर, खर्च कितना होगा, ठीक है। इतने टाइम में अगर ये बनेगा तो इसका मतलब टोटल कितना खर्च होने वाला है, ठीक है। इसकी आउटलाइन खर्च होने की आइडिया मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली हम क्या मतलब उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, ये सारा कुछ, और उसके बेस पर हमारे पास कितना फंड है, तो वो सारा कुछ इसके बेस पर हम स्टडी कर सकते हैं। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो टू गेट लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से अगर लोन लेना है तो उसके लिए भी ये ज़रूरत होती है। बैंक से लोन तभी मिलेगा जब ये सारे आप जो भी मतलब आपने प्रिपेयर किया, एस्टिमेट किया है, कॉस्टिंग किया है, वो चीज़ें आप दिखाओगे तभी लोन मिलता है, ठीक है। पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो फॉर इंश्योरेंस पर्पज, इंश्योरेंस भी तो चाहिए। मान लीजिए कि आप बना रहे हो और कुछ टाइम के बाद से कुछ प्रॉब्लम के कारण वो अगर प्रॉब्लम आता है उसमें, तो सेफ रहेगा, इसलिए इंश्योरेंस पर्पज के लिए भी। छठे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फॉर डिसाइडिंग टैक्सेस। सातवां पॉइंट की बात करो तो टू डिसाइड रेंट ऑफ बिल्डिंग। इन सब पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, इन सब पर्पज के लिए ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकाले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अप्रॉक्सीमेट समझ में आ गया, ठीक है। ये सारे जितने भी पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, जितने भी पॉइंट मैंने समझाए, ध्यान से समझिएगा, ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, ये सारा क्या है,
ये सारा ये जो आपको पिछले लेक्चर्स में बताए थे, ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, इसका ये पहला मैंने अभी आपको बताया। डिटेल एस्टिमेट, क्वांटिटी एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के, क्योंकि ये डिटेल एस्टिमेट जानना जरूरी था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए थोड़ा इसको डिटेल में बताया। बाकी ये जो डिटेल एस्टिमेट है, इन सभी को भी नेक्स्ट लेक्चर में, इन सभी सातों को दूसरे से लेके 7 तक, मतलब 6, इन 6 को नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। बहुत ज़्यादा बड़ा थियरी के लिए मैं बहुत बड़ा वीडियो का साइज नहीं बड़ा करूँगा, थियरी के लिए छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँगा, कि ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपको समझ में आ जाए और आप उसके बेस पर फटाफट कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। ऐसे ही वीडियोस नेक्स्ट लेकर आएंगे। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे उत्साह बढ़ेगा कि अगर आप लोग सभी मतलब पूरा ये चैप्टर कवर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करना ना भूलें। सो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।